सर बातों की आवाज आ रही है। बातें मत करो भाई। हाँ ये मास्क लगाकर बात करना ये गलत बात है भाई। सर खमनेरी खमनीरी का मतलब क्या होता है? खम का मतलब होता है स्टॉप है ना, और नीरी का मतलब होता है ये नी का मतलब नहीं, री का मतलब फीमेल रही। फीमेल नहीं। अब देखिएगा यहाँ ना ये जो ए बी और एक्स है, ए बी और एक्स का ना एलसीएम लेंगे। हाँ जी, जब हमारे पास कोई भी डिनोमिनेटर में दो या दो से ज़्यादा टर्म्स होती हैं और वो मतलब मैच नहीं करती, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होता, तो हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने क्या करा, ए बी और एक्स तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया ए बी एक्स। अब ए में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ए बी एक्स आ जाए, बी एक्स इंटू वन। फिर बी में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी एक्स आ जाए ए एक्स इंटू वन। एक्स में क्या मल्टीप्लाई करें, ए बी, तो ए बी इंटू वन इज ए बी, ये भी हो गया। अब ये करने के बाद में आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ए प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई ये है बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ना एक्स ले लेंगे कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या आ गया, बी प्लस ए और प्लस ए बी, और ए बी एक्स इंटू वन इज ए बी एक्स। ये बताइए इतना समझ गए कि नहीं? हाँ, जो ये वाला टर्म है ना, इस वाले टर्म को, इस पूरे टर्म को जब मल्टीप्लाई करा इसके साथ, तो यहाँ से इधर भी एक्स था इधर भी एक्स था, तो एक्स कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बी प्लस ए आ गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते टाइम भी मैं एक चीज़ का ध्यान रखूंगा। देखिए क्या करेंगे, ये जो a प्लस बी है, इस a प्लस बी को एक सिंगल टर्म मान लो, इसको ब्रैकेट के अंदर, एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। ठीक है, a प्लस बी और प्लस एक्स, एक्स एक सिंगल टर्म हो गई। फिर ये जो है इसको कर दीजिए, b प्लस ए को a प्लस बी इंटू एक्स बोला जा सकता है इस तरह से, है ना, और प्लस ए बी और इज इक्वल टू ए बी एक्स। ये हो गया। हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले a प्लस बी इंटू दिस टर्म इंटू दिस टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स, फिर a प्लस बी इंटू ए बी, तो a प्लस बी इंटू ए बी, फिर x इंटू दिस टर्म, तो a प्लस बी इंटू एक्स का स्क्वायर, a प्लस बी एक्स इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी एज इट इज, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। फिर एक्स इंटू ए बी, ये क्या हो जाएगा, ए बी एक्स। ठीक है, और इज इक्वल टू ए बी एक्स करने की बजाय इस ए बी एक्स को इधर ले आओ, तो माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद हमारे पास तीन टर्म्स बचती हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू ए बी प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर। तीनों ही टर्म्स में a प्लस बी आ रहा है, तो a प्लस बी कॉमन निकाल लो। a प्लस बी कॉमन निकालो, तो यहाँ क्या बचा, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी और प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इज इक्वल टू जीरो। अब ये a प्लस बी तो कॉन्स्टेंट है, ये इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जीरो अपॉन a प्लस बी क्या हो गया, जीरो। अब इसको ऐसे लिख लो, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स वाली टर्म और प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो। अब जरा एक्सपेंड करते हैं इसको, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स इज ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स इज बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ये बताया था कि जब भी कभी हमारे पास ऐसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली टर्म आती है ना एक्स के कोफिशिएंट के साथ में, तो ज़्यादातर केसेस में आपको फैक्टर हुए हुए मिलेंगे, पहले से ही फैक्टर हुए हुए मिलेंगे। देखो क्या है, आप ए एक्स प्लस बी एक्स को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स, और जब ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी। इसका मतलब मिड टर्म स्प्लिटिंग तो हो रखी है अपने आप में ही। ठीक तो आप क्या करिए, पहले और दूसरे में एक्स कॉमन ले लो, एक्स ले लिया कॉमन, क्या बचा एक्स प्लस ए, और तीसरे और चौथे में क्या कॉमन आ रहा है, बी, यहाँ पर बी ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा एक्स प्लस ए
इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तुम्हारा दोस्त याद कर रहा था तुम्हें। यार ये ट्यूशन छोड़ दी क्या है? अरे ना एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। फिर तुम पसीने में भीग रहे हो या बार साहब? नहीं सबको मुंह धोता जिम गया था ना तो डायरेक्ट वहीं से आ रहा तुम 10th क्लास में सब लोग जिम जाने लगे। सर जब तो हाइट छोटी रह रही है। अरे नहीं अभी तो स्टार्ट किया मैंने एक काम करो सर हाइट तो जेनेटिक्स होता है सर। नहीं जेनेटिक्स तो होता है, लेकिन एक चीज़ और है ये, जैसे अभी हमने बायो में नॉर्थ चैप्टर पढ़ा, लाइफ प्रोसेस पढ़ा था, है ना। अभी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं करवाया ना स्टार्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ है। एक चैप्टर आप पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हम ना ये पढ़ेंगे कि मदर की और फादर की हाइट कितनी कितनी है। तो शायद पहले कभी बताया था। हाँ सर, आपने एक एग्जांपल के तौर पर बताया। हाँ, तो उसमें ना उसमें आपको ये चीज़ पता चल जाएगी, उसमें ये चीज़ पता चल जाती है कि अगर हम जेनेटिक स्टडी करना चाहें, अगर हमको जीन्स पता है फादर का और मदर का कौन कौन सा जीन कंबाइन हुआ है, ठीक है, और वो बड़े आसानी से चेकिंग हो जाती है उसकी कि वो जो है ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, उसी से पता चल जाता है। तो आजकल जो है, आजकल लोग करवा लेते हैं वो टेस्ट, जैसे बच्चा ऐसे ही वो 10 साल का या 12 साल का, तो वो टेस्ट करवाते हैं और टेस्ट करवा कर ये पता चल जाता है कि इसका जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है वो क्या कहता है, ये लंबा होने वाला है नहीं होने वाला। तो अगर वो लंबा नहीं होने वाला है तो फिर उसको ना ज़्यादातर केसेस में बास्केटबॉल में डाल देते हैं, बास्केटबॉल खेल में डाल देते हैं। हाँ सर मैं सुना ठीक है, अब इससे क्या जीन्स बदल जाएंगे बास्केटबॉल खेलने से? नहीं, लेकिन क्या है कि ये ना सुनिए दो चीज़ें होती हैं जो आप पढ़ेंगे, एक होता है एक्यूमुलेशन और एक होता है वेरिएशन। तो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कि जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है उसका बॉडी में एक्यूमुलेट होना, इकट्ठा होना। इकट्ठा होने का मतलब क्या है, मेरे फादर की इंग्लिश बहुत बढ़िया तो मेरी भी बहुत अच्छी, मम्मी की हिंदी बहुत बढ़िया तो मेरी हिंदी भी बहुत अच्छी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फ्रेंच नहीं सीख सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जर्मन नहीं सीख सकता, हम वो सीख सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड वेरिएशन। तो वेरिएशन जो है वो सस्टेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब इंसान अगर कोई नई चीज़ ना सीखे तो धीरे धीरे उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, मतलब लाइफ कम हो जाती है और मर जाता है जल्दी। तो वेरिएशन बहुत ज़रूरी है और ये रिसर्चेस करेंगे आप, ये पहला ही टॉपिक है आपके सिलेबस में, एक्यूमुलेशन और वेरिएशन। वो वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। वो वेरिएशन कैसा है? वेरिएशन ये है कि अगर किसी इंसान का हाथ कट गया तो जो उसका बच्चा होगा क्या उसका भी हाथ नहीं होगा? है ना, उसका तो हाथ होगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट जो है ना, छोटे छोटे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये उन लोगों के साथ करे जाते हैं जिनकी लाइफ जो है वो कम होती है, उन स्पीसीज के साथ। तो चूहों के साथ एक्सपेरिमेंट करा गया, तो जितने भी चूहे थे और जितनी भी चुहिया थी उन सबको पकड़ लिया, सबकी पूंछ काट दी, सबकी पूंछ काट दी। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में बकायदा फिगर वगैरह बनाकर समझा रखा है। सबकी पूंछ काट दी और पूंछ काटने के बाद में उनका जेनेटिक कॉम्पोजिशन करवा दिया। अब अगली जो जनरेशन है, क्योंकि चूहे की जो लाइफ है वो लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 साल, वो 10 या 12 दिन की थी, वो वाले जो स्पीसीज थे। तो ये था कि 10-12 दिन में हमें ये पता चल जाएगा कि जो अगली जनरेशन आ रही है उनकी पूंछ कटी हुई होगी या जुड़ी हुई होगी। ठीक है, तो देखा क्या है, तो सबकी पूंछें हैं। फिर जो साइंटिस्ट था उसने क्या करा, फिर से पूंछ काट दी सबकी। इन्होंने कि अब देखेंगे 3rd जनरेशन, फिर सबकी पूंछ थी, फिर 4th जनरेशन, फिर 5th जनरेशन, 6-7 जनरेशन के बाद में देखा कि भैया पूंछ गायब हो गई। और पूंछ गायब हो गई, हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो सारे बंदर थे। ये तो बायोलॉजिकल फैक्ट है, सारे बंदर ही थे। हनुमान जी की पूजा हम आज भी करते हैं। ठीक है, तो उसमें ये था कि भाई जो जितने भी मंकी थे वो उनकी तो सबकी पूंछ होती है, हमारी पूंछ कहाँ गई? तो ये भी इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन यानी कि वेरिएशन। साइंटिस्ट ने बताया कि आगे चल के हमारे पैरों के घुटने चले जाएंगे। ये भी पैरों के घुटने। हाँ, और ये भी है कि धीरे धीरे जो हमारा दिमाग है वो दिमाग बहुत ज़्यादा चीज़ें अब स्टोर करने लगा है। तो धीरे धीरे हनुमान की आदत लग सर, ये आपके फोन के बटन लगा है। हाँ क्या ठीक है? नहीं, मैं बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या है कि पहले क्या होता था, आज से 30-40 साल पहले या 50 साल पहले जो लोग जन्मे वो उनमें कौन होगा? उनमें आप लोगों के पेरेंट्स ही होंगे ना, है ना, या मुझसे थोड़े से बड़े होंगे आपके पेरेंट्स। तो हम लोगों ने क्या सीखा है, हम लोगों ने जो अपने बचपन में देखा है वो ये देखा है कि मतलब सुबह उठना है और उठने के बाद में नहा धोकर तैयार होकर स्कूल चले जाना है, पढ़ना है,
वहाँ से वापस आ जाना है, वापस आकर होमवर्क मिलता था उसको कर लेते थे, और करने के बाद बस फिर खेलते थे और कुछ दिमाग में चल ही नहीं रहा होता था, ठीक, और फिर आकर सो जाते थे और कोई टीवी वगैरह नहीं था। अब आप लोगों के दिमाग में भाई ये वाली फिल्म भी रिलीज़ हुई है, ये भी देखनी है, अरे भाई मेरे को वो व्हाट्सएप भी चेक करना है, मेरे को वो इंस्टा भी चेक करना है ना, कुछ बच्चों को रील बनाने का शौक है, मेरे को रील भी बनानी है ना, और उस इधर जाना है उधर जाना है, मतलब आजकल दिमाग में इतनी उधेड़-बुन चली रहती है और फिर भी आप लोग बड़े अच्छे से मैनेज कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ, फिर भी आप लोग बड़े अच्छे से मैनेज कर रहे अभी मैं दिमाग में चल हो। हाँ बताओ ना। सर जैसे आप बता रहे हो कि हमारे जैसे बंदर थे वो, तो सर जो बंदर के बच्चे थे हाँ, ऐसे बच्चे होते हम धीरे 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 उसका फैक्ट बताता हूँ आपको क्या है, ये भी हम हेरिडिटी, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, है ना। इस बार का जो बायोलॉजी है, इस बार के बायोलॉजी में हर चीज़ जो है वो ह्यूमन बीइंग से रिलेट करके समझी जा सकती है बड़े आसानी से। तो क्या है कि जो हमारा एक दिमाग है, वो दिमाग कहाँ पर है, बस यहीं पर है, देखिए और कहाँ तक फैला हुआ है दिमाग, सर वो यहाँ जो हमारा जो टेल है ना, क्रिस के तो है ना, हाँ भी। है ना, तो यहाँ तक क्रिश का नहीं भैया, सबका ही है, सबका है, तो वो यहाँ से लेकर और वो टेल बोन तक जा रहा है, टेल बोन तक जा रहा है। तो आप ये देखिएगा कि दिमाग जो है वो दिमाग कहाँ तक है, दिमाग आपका यहाँ से स्टार्ट होकर, और इसको बोलते हैं फोर ब्रेन, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन, और इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। ये जो हिंड ब्रेन है ना, ये आपका जो पूरा ये वर्टिब्रल कॉलम है, तो ये बिल्कुल लास्ट टिप तक जा रहा है जहाँ से पूंछ स्टार्ट होती है ना, हिप्स तक जा रहा है जहाँ से पूंछ स्टार्ट होती है। तो अब आप ये देखिएगा कि धीरे 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 क्या हुआ कि आप क्लास में भी अगर बैठे हैं ना, कई बार हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को किसी बात पर गुस्सा आ रहा है ना, और वो देख रहे हैं टेढ़ा मेढ़ा ऐसे बैठा हुआ पढ़ रहा है, तो रख देंगे, है ना, सीधा बैठ के पढ़ाई कर, है ना, कमर मोड़ के क्यों बैठा है। तो वो है क्या, जब आप अपनी पूरी टेल बोन को स्ट्रेट करके ऐसे सीधे बैठोगे, समझोगे किसी चीज़ को, तो ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है, सीधा दिमाग तक पहुंचता है, तो दिमाग चीज़ों को ना एक्सेप्ट करने लगता है, सीखने लगता है। तो धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या हुआ, जो एप्स थे ना, एप्स धीरे धीरे उनकी बैकबोन स्ट्रेट होती गई और चीज़ें उन्हें समझ में आने लगी, और धीरे धीरे उनका माइंड डेवलप होता गया, और तब उनको ये समझ में आने लगा कि भाई हम और लाइफ में क्या क्या बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी तरीके से सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई। और आप अगर देखेंगे ना, जो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है, तो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स में सबसे मेन चीज़ ये दिखा रखी है कि जो बंदर था वो धीरे धीरे वो सीधा होता चला गया, और फिर वो दो पैरों पर चल गया। आज भी आपने अगर देखा हो कभी वैष्णो देवी वगैरह में, वहाँ पर कुछ बंदर जो है वो दो पैरों पर भी चलने लगते हैं, ठीक है ना। कई बंदर हैं, मतलब अब आप ये देखो, आपने कभी रास्ते में किसी कुत्ते को देखा दो पैरों पर चलते हुए, है ना। बंदर को आपने कई बार देखा होगा कि बंदर यहाँ से यहाँ तक दो पैरों पर चलकर फटाफट भागकर पहुँच जाता है। वो और बात है कि वो फिर मुड़ जाता है, वो और बात है, लेकिन धीरे धीरे इवोल्यूशन ह्यूमन बीइंग्स का ऐसे ही है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं तुम्हें जो समझाना चाह रहा था वो ये है कि अभी छोड़ दो, वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर जाना चाहो तो अपने बास्केटबॉल में पसीना मारो 1-1.5 साल, उसके बाद कर लो जो करना। हाँ, फुटबॉल से नहीं, बास्केटबॉल एक मतलब प्रूवन गेम है, एक प्रूवन गेम है। सर एक बात मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मतलब अब भाई उतना मेरे को जानकारी नहीं है, जो पता था वो बता। अब आपने पढ़ा रहेगा तो फोन पे जाके आके मेरे सर को पढ़ा देंगे। हमारी मैम तो ये कह रही थी कि जैसे हमारे तो जो ब्रेन के वो 3 पार्ट होते हैं, पर सर उन्होंने ये भी पढ़ाया था कि जो ब्रेन है उसके 2 पार्ट होते हैं, जैसे लेफ्ट और राइट। वो भी गलत नहीं बताया उन्होंने, सही बताया। तो वो जब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे मैं डिटेल में बताऊंगा। ब्रेन पोर्शन है पूरा, वो हम करेंगे। उन्होंने मतलब बताया था कि लेफ्ट ब्रेन का यही यूसेज होता है और राइट का यही होता है, मतलब दोनों अलग अलग उसमें काम करते हैं ना। बताइए भाई, ये वाला क्लियर है? नेक्स्ट, ये वाला क्लियर है, ठीक जब है। वो आंसर ढूंढ लिया तो मेरे को ज़्यादा ही अब समझ गया ना। तो पता है ज़्यादा लंबा क्यों हो गया होगा, क्योंकि ये जो A+B है ना, A+B को कॉमन भी लिया होगा, तो वो इस वजह से फैल गया होगा। चलिए जी आगे चलते हैं। हमने ट्रायंगल्स कर रहे थे, और ट्रायंगल्स में कहाँ तक पहुँचे थे बताएंगे? बताएंगे कहाँ तक पहुँचे? आपने क्वेश्चन देखा था, एग्जाम्पल 18 करवा लिया था, फिर आपने क्वेश्चन आपने होमवर्क किया 19 नहीं, वो क्वेश्चन था कोई सर, बात नहीं। जो आपने होमवर्क में दिया था। कौन सा दिया था होमवर्क? वो जो क्वेश्चन में दिया था स्टेटमेंट वाला, एग्जाम्पल नंबर 19 नहीं, सर ने एग्जाम्पल नंबर 18 तक करवाया था। चलो कोई बात नहीं। हाँ, वो
पर ये खुद करता है। पर मेरे क्या है तो वैसे सभी हाँ जी, आप तीन इसके छुट्टी बाद करवा रहे थे ना? हाँ तीन छुट्टी कर रहे थे। हाँ, मैं आपको बताने वाला था कि अभी ज़रूरत पड़ी नहीं है, या 20-21 तारीख के आसपास पड़ेगी, 2 या 3 दिन की छुट्टी की बता रहा हूँ। पेपर आ रहे छुट्टी मत है। मेरे लिए सर इसको ज़्यादा लगाव है। मेरे लिए इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, भाई मुझे करनी पड़ेगी। बायोलॉजी के नोट्स। सर इसको साथ ही दे चलिए, इसके बाद एक थ्योरम है जी। बायोलॉजी के नोट्स। सर जब धीरे कौन धीरे सा लाइव प्रोसेस के चाहिए ना? मुझे वो तो सर आपने व्हाट्सएप पे भेज रखे हैं। ह्यूमन आई तो मैं पढ़ाऊंगा, उसमें नोट्स की ऐसी ज़रूरत नहीं है। वो तो नहीं ठीक हो जाए सर लाइव प्रोसेस इसके सर जी लाइव प्रोसेस सर जब सर आपने वो आपने रेडी ग्रुप एक थ्योरम सही करेंगे ना, एक मिनट। क्या मेरे को मिले तो कोई के पास क्या है कि जो थ्योरम नंबर 1 थी वो तो थी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थ्योरम 2 थी उसकी कन्वर्स, है ना। अब जो तीसरी थ्योरम है ये भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ही रिलेटेड है, तो लिखेंगे थ्योरम 3, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ सर जब हमारे बोर्ड आएंगे तो आप 2-2 घंटे पढ़ाओगे। हाँ 2 घंटे 3 घंटे बिल्कुल, जितनी ज़रूरत होगी कराएंगे। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द line drawn from the midpoint of one side of a triangle पता है ना, बोर्ड की डेट आ गई है। हाँ सर 15 फरवरी में होगा, 15 है। आज तो कंपार्टमेंट वालों का पेपर देगा आज आज सर the line drawn from the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects दीदी का भी था, वो मैं क्या करूँ उनके दोस्त है parallel to another side उनका। मैंने सर पे क्या सुधर जाओ तुम। सर, ये एक बार हिंट में मारो कि कुछ जो होता है। मतलब तुम्हारी संगत का इसको थोड़ा फायदा मिलना चाहिए, है सर, ना। मैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके चक्कर में तुम बिगड़ जाओ, तुम भी पढ़ना छोड़ दो। सर कल डंडी लियो डंडी है ना बस। नींद लूंगा नींद। नहीं, मेरे पास वो जैसे वाइपर होता है ना, वाइपर तो पुराना वाइपर टूट अरे गया वो था, तेज नहीं लगता, पतली लाऊंगा। फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल जो लगे अच्छे से। अरे फिर तो आपके पास तार है 1 2 3। हाँ ये लियो। सही है। मैं तो किसी ट्यूशन में भाई चलिए अब इसको जरा पूछ देंगे। ये समझ के मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लोगे की कौन है ढीट हो चुके हो मतलब। एक तरह से एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है बस। देखो ढीठ बोलते हैं। चलिए ठीक है, अगला देखिएगा। अच्छा तो फिर तो अरे सुनो भाई, बस हाँ, हो गया बराबर। हो गया हो गया। देखिए, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, ठीक है। तो हम एक पैरेलल लाइन किसी भी ट्रायंगल पे जब ड्रॉ करते हैं तो वहाँ हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करते थे। अब क्या चीज़ आ गई, अब आ गई है मिड पॉइंट यहाँ पर। तो क्या है, ये ट्रायंगल है ABC, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये इसकी मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेगी, इसको D बोल दिया मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, ये जो AD है और ये जो DB है, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, है ना। लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब अब मेरे को ये प्रूव करना है कि AD EC के भी इक्वल होगा, ये चीज प्रूव करनी है।
वो बाइसेक्ट करेगी, ये हमको प्रूव करना है। तो लिखिएगा टू प्रूव AE is equal to BC, AE is equal to BC, ये चीज प्रूव करनी है। टू प्रूव AE is equal to BC, अब यहाँ लिखेंगे since DE is parallel to BC, so by Thales theorem AD upon DB is equal to AE upon BC। अच्छा, फिर AD और DB की जगह पर भी आप AD लिख दो, AE upon BC, और यहाँ लिखना since AD is equal to DB। ये दे रखा है AD DB के इक्वल है। AD से AD कर दिया, क्या आ गया रिजल्ट? 1 आ गया, ठीक है ना। हमने क्या करा कि AD को तो AD रहने दिया और DB की जगह पर भी AD लिख दिया, तो AD से AD कर दिया, 1 आ गया। अब क्या होगा? 1 upon 1 is equal to AE upon EC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो AE into 1 is equal to EC into 1, तो AE is equal to EC, ये प्रूव हो गया है ना, ये प्रूव कर रहा था। अगली थ्योरम देखेंगे, हाँ अगली थ्योरम देखेंगे थ्योरम 4। यहाँ पर नोट कीजिएगा, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स of two sides of a triangle is parallel to the third side. Is parallel to the third side. The line joining the midpoints of two sides of a triangle. तो अब क्या है कि इसमें क्या बताया था, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ बोल रहा है द लाइन ड्रॉन द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होगी। ये चीज प्रूव करना है। डी और ई ये हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो AD है ये DB के इक्वल है और जो AE है वो EC के इक्वल है, ठीक है। तो गिवन AD is equal to DB and AE is equal to EC, ये दे रखा है ना। और प्रूव क्या करना है, प्रूव इस पैरेलल टू द थर्ड साइड प्रूव करना है कि DE जो है DC के पैरेलल है। जो दे रखा है उसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बोल दीजिए। और अब हम ये कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1
AD इज इक्वल टू DB, इक्वेशन 1 में यही दे रखा है, AD इज इक्वल टू DB, DB को नीचे ले जाओ, AD के नीचे डिनोमिनेटर, ये क्या हो जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1, ठीक है। AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1, तो ये आपकी इक्वेशन 1 ही तो हुई, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करें, DB को डिनोमिनेटर में ले आए, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1। फिर ऐसे ही फ्रॉम इक्वेशन 2 AE इज इक्वल टू EC, EC को इधर ले आओ, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारा AE अपॉन EC जो है वो भी 2 के इक्वल आ गया, वो 1 के इक्वल आ गया, सॉरी। हम ये कहेंगे इक्वेटिंग वन एंड टू। अब यहाँ पर देखिए AD अपॉन DB जो है ये भी 1 के इक्वल, और इधर देखिए AE अपॉन EC जो है ये भी 1 के इक्वल। जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, है ना। तो आप ये देखिए AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम by converse of Thales theorem, DE is parallel to BC. ये हो गया, बताइए क्लियर है? ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कीजिएगा, prove that the diagonals of a trapezium prove that the diagonals of a trapezium divide each other proportionally. Divide each other proportionally. Prove that the diagonals of a trapezium divide each other proportionally. तो हमको एक ट्रेपेजियम के डायगोनल्स दे रखे हैं, हमें ये प्रूव करना है कि वो एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं। ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम की ना दो साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो ट्रेपेजियम बनाएंगे, ये हो गया A B C और D। तो प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, अब ट्रेपेजियम के डायगोनल्स क्या हो गए, A को C से ज्वाइन कर दीजिए, और ऐसे D से B को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो
तो डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं। मतलब प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशो, मतलब डायगोनल जिस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं वो एक दूसरे के इक्वल होगा। तो हमने कहा कि ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को ओ बोल दो, ओ। तो ए ओ अपॉन ओ सी टू प्रूव लिखिएगा। टू प्रूव ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। ठीक है, इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करेंगे? इंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ लाइन draw a line EF parallel to AB as well as BC passing through O as shown। हमें क्या करना है कि हमें ना इस पर ट्राइंगल बनाने हैं, और ट्राइंगल भी कुछ इस तरीके का कि जिसमें दो लाइंस मेरे को पैरेलल दिखाई दे। तो जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, कोई भी लाइन जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसको ना डॉटेड बनाते हैं, डॉटेड लाइन बनाते हैं ना, स्ट्रेट लाइन नहीं बनाए, डॉटेड बनाएंगे। तो अब आप ये देखिएगा, मैंने एक लाइन बनाई ऐसे, और इस लाइन का नाम हमने दे दिया EF। तो वो लाइन हमको इस तरीके से बनानी है कि वो O से पास करे। अब क्योंकि ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं, तो ये जो AB है और ये जो DC है, ये AB और DC लाइन्स आपस में पैरेलल है। अच्छा, अब ये करने से मुझे ना दो ट्राइंगल मिल रहे हैं। जैसे मैं ही कहूँगा इन ट्राइंगल DAB, यहाँ पर मुझे EO और AB पैरेलल दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम कहेंगे इन ट्राइंगल DAB अभी देखो, इन ट्राइंगल DAB EO is parallel to AB, so by EO is parallel to AB, so by Thales theorem, थेल्स थ्योरम से हम क्या पढ़ेंगे कि ये BE अपॉन EA BE upon EA is equal to DO upon OB, DO upon OB। ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। Diagonals of a trapezium divide each other proportionally। अरे रुको तो सही। अब ये वाला ट्रायंगल ले लें ADC। हाँ? देखो एक मिनट, ये झूठ बोल रही है, मैं बता रहा हूँ। बंद कर देना नोट को।
ये कैसे करा तुमने? सर सही कर दिया था। सही है क्या? सही है। हाँ? दिमाग नहीं चला इसका, पहले से कर रखा है इसने, पहले से कर रखा है ना? नहीं अभी पहले झूठ बोल, झूठ पक्का झूठ। नहीं अरे मम्मी का अरे भैया मम्मी की कसम मत लो, ये गलत बात है। पर हम सीबी भी तो ले सकते हैं। चलो भाई अब एक काम करेंगे, अब ये वाला ट्रायंगल ले लो ADC, देखिए ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC, हाँ ADC है। हमें एक चीज़ चाहिए, देखो यहाँ पर मेरे को DO और BO मिल गया है ना, मुझे जो प्रूव करना है उसमें DO और BO की ज़रूरत है, वो तो मेरे को मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ ADC, तो ADC में क्या होगा, EO इज पैरेलल टू DC, बाई Thales थ्योरम AE अपॉन ED is equal to AO upon OC. AO upon OC ये हो गया, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 from equation 1 DE upon EA is equal to DO upon OB, रेसिप्रोकल ले लीजिए, टेकिंग रेसिप्रोकल इसको पलट दीजिए तो EA अपॉन DE इज इक्वल टू OB अपॉन DO। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए AO अपॉन OC और BO अपॉन OD, ये चाहिए। तो इसको BO अपॉन OD लिख दो भाई, OB को BO लिख सकते हो है ना, ऐसे EA को AE लिख सकते हैं और DE को ED लिख सकते हैं। इसको BO लिख दो, इसको OD लिख दो, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। जैसे इक्वेशन 1 थी इसी को रीअरेंज करा। और इक्वेशन 2 क्या है, EA अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। इक्वेशन 1 भी AE अपॉन ED के इक्वल है, इक्वेशन 2 भी AE अपॉन ED के इक्वल है, तो इक्वेट 1 and 2। इक्वेट 1 and 2, तो फर्स्ट में क्या है, AE अपॉन ED किसके इक्वल है, BO अपॉन OD के, और सेकंड में AE अपॉन ED किसके इक्वल है, AO अपॉन OC के। यही प्रूव करना था, बताइए क्लियर? हाँ जी बोलो। अच्छा ये वाला इसके नीचे ये है ना, ये को AE लिख दो, जैसे AB है AB को BE लिख दो, इसको भी DE को ED लिख दिया, OB को BO। सर अगर मैं ABC की जगह ट्रायंगल ACB लेता तो आप अगर देते ना ट्रायंगल ACB, तो उसमें आता है आपका CO अपॉन OA इज इक्वल टू CF अपॉन FB। अब CF अपॉन FB से मैं कहाँ कंपेयर करूँ, तो मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, जैसे मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया DAB, तो इसमें मुझे AE और DE मिल गया, ऐसे ही ADC, तो इसमें भी मुझे AE और DE मिल गया। तो ऐसी चीज़ आनी चाहिए जिसको हम कंपेयर कर सकें, यहाँ पर भी AE और ED मिल गया, यहाँ पर भी AE और ED मिल गया, कंपेयर किया। अगर सर हम CBA लेते तो ये नहीं पता क्या होता, फिर हमको क्या लेना होता, या तो ये वाला ट्रायंगल लेता मैं CAB, और फिर ये लेता BDC, मतलब उसमें फिर CF और FB कॉमनली आना चाहिए दोनों में, इस तरीके से।
क्लियर है सभी को? चलिए जी, इसके बाद जो है एक और है, वो इसका ही कन्वर्स है, देखिएगा। हाँ? नहीं, क्वेश्चन है। अरे अभी दे दूंगा, रुक जाओ, पहले ये तो कंप्लीट हो जाए। बैठे बैठे पता नहीं कैसे क्लास में चल रही है, बैठे बैठे ही। अब सर क्या ही करूं? 5 मिनट रुको, 5 मिनट में देता हूँ। देखिएगा, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, हाँ तो सर फिर घर जाके पी लूँगा। prove that if the diagonals of a quadrilateral divide each other proportionally, diagonals of a quadrilateral divide each other proportionally, comma, then it is a trapezium. Then it is a trapezium. अब देख लीजिए, इसी वाले का कन्वर्स नहीं हो गया, इसी वाले क्वेश्चन का। उस क्वेश्चन में ये दे रखा था कि ट्रेपीजियम है, तो आप ये बताइए उसके डायगोनल एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे करो। हो जाएगा, ट्राई करो। यही बोल रही थी, अभी आवाज आ रही थी। गाना गा रहे सर कल से इन तीनों को वहाँ बिठाओ। मुझे लग रहा है अलग अलग, एक को इधर, एक को इधर, एक को इधर, ऐसे नहीं बिठाओ। पास रहना पसंद है, वहीं बिठा। और कोई चीज बोले तो एक दो चट देंगे मुंह। सही है, सही है। इसका अब क्या बैठ में फायदा? अब ये टाइम तो खत्म हो जाए, बैठ अब गया। ये गुस्से में वहाँ बैठ गई है। सर, इसका वो मतलब टाइम ये गा खत्म नहीं रही थी, तुम ऐसे ही बोला ना तुमने। अरे उसको बोल रही थी। वो तो वैसे भी नहीं दिखाई दे रही थी मेरे को गाते हुए, तो आवाज कहाँ से आ रही? ठीक है भैया, करना ये वाला क्वेश्चन ट्राई तो करो। ये लिखा हुआ क्वेश्चन, सर इसकी अरे ये वाला, ये वाला फिगर तो सर वही रहेगी सेम। प्रूव दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इस बार उसको क्वाड्रिलेटरल बोल रहे हैं, डिवाइड ईच अदर, उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहे हैं, देन इट इज अ ट्रेपेजियम। तो मुझे को इसको ट्रेपेजियम प्रूव करना है, तो इसको बनाएंगे ये ऐसा कि ये देखने में ट्रेपेजियम जैसा लगे। पहली चीज़ तो ये, ठीक है, बनाओ। है ना, ये बना दिया। ये इसको बोल दीजिए ए बी सी डी। अब इस पॉइंट को ओ बोल दीजिए। गिवन AO upon OC is equal to BO upon DO। ये दे रखा है हमको। AO upon OC is equal to BO upon DO। अब क्या करेंगे? हमको कह रहे हैं कि आपको ये प्रूव करना है कि ये एक ट्रेपेजियम है।
सर कंस्ट्रक्शन होगा ना? बता रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन तो होगा। ड्रॉ अ लाइन AO, सॉरी नियर EO पैरेलल टू इट्स ड्रॉ अ लाइन EO पैरेलल टू DC। एक लाइन बनाइए EO जो कि DC के पैरेलल हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम AE अपॉन ED। अब तो ये पैरेलल है ना लाइन, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, इन ट्रायंगल ADC, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल ADC, तो AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC इज इक्वल टू AO अपॉन OC। सर वो अजीब नाम बता रहा है इसके, क्या ये इसके अजीब नाम बता रहा है। आयुष के? सर वही बोल रहा था मैं कुछ बोल रहा सर उसने बोला कि मुझे इनके नाम पता है। हमारे दिमाग में खुराफात चलती रहती नहीं है। सर, मतलब अभी यहाँ बात चल रही थी ऐसी, बात चल रही थी मीटिंग। पहले वो बोल रहा था इसको, फिर मैंने सुना, फिर कहने लगा इसका नाम ये है, इसका नाम वो है। तुम्हें हर किसी की जानकारी है, कह नहीं तो कह रहा सुरेश था मेरा नाम। ये कह रहे थे वही तो किसी बोला। नाम ही रखते हो तुम एक दूसरे का। हाँ, पता लगता है तो। अब इसका नाम क्या था? किसी का भी नाम नहीं, बस वो खुद बता रहा मेरा नाम सुरेश है। मीडिएटर है चलिए 20 वाला और मीडिएटर इसका रमेश, रमेश सुरेश मुझे दो भाई मिलते हैं, वो 5 स्टार के हैं। कैलराज, कैलराज है। रमेश 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 महेश रमेश सब इसका मीडिएटर है वो। करते रोज नाम क्या कह रहा है? अब बोल। वो कह रहा है कि वो कह रहा है कि वो मीडिएटर है। मीडिएटर समझते हैं ना, एक इंफॉर्मेशन इधर से उधर पहुंचाना। मेरे को बोल रहे हैं। किसको? तुमको? अरे 20 वाले को कह रहा हूँ मैं। बीच वाला नहीं नाम है मेरा। लक्ष्य जो नहीं, रमेश रमेश। रमेश क्या? रमेश, सुरेश, तुम सुरेश नहीं, ये सुरेश, ये नरेश। अब ये बताओ, ये तो समझ में आ गया। इक्वेशन नंबर 1, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन OC। अब हम ये कहेंगे कि बट AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD। अच्छा, BO अपॉन OD, हाँ जी हो गया काम। तो जब ये वाला जो है, तो ये यहाँ पर ना इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ ब्रैकेट में लिख देना गिवन। भाई ये तो दे ही रखा है ना, AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD, ये तो दे रखा है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है ये भी AO अपॉन OC के इक्वल, इक्वेशन 2 भी AO अपॉन OC के इक्वल। तो इसका मतलब इक्वेटिंग 1 एंड 2 AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD। तो AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD। इसका मतलब क्या है कि ये वाला ट्रायंगल DBA में, इसमें ये वाली EO जो साइड है ये AB के पैरेलल हो गई, नहीं समझे भाई? देखिए जब ये वाला रेशो AE अपॉन ED और BO अपॉन DO जब ये इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल हो गई बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। सही है, तो लिख दीजिए बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम
EO is parallel to AB. Give any sense. EO is parallel to BC and EO is parallel to AB. Therefore, DC is parallel to AB. AB is parallel to DC. So, ABCD is a trapezoid. सही है, समझ गए ना? चलिए जी, फिर आज इतना ही कर लीजिए। क्या करो? हाँ, साइंस में ह्यूमन RIP। इनके पेपर में आ रहा था दोनों दिन। Yes.